फ्रेंड्स, अभी जो है वो दोपहर हो चुकी है। तो गुड आफ्टरनून। और जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम स्मिता त्रिपाठी है और मैं एक फिल्म मेकर, एनिमल लवर, ब्ला 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 सब कुछ हूँ। पर आज मैं कैमरे के पीछे थोड़ा छुपी हूँ और कैमरे के आगे देखिए आज कौन है। आज है ये ध्रुव त्रिपाठी। आज आए हैं ये कैमरे के सामने, बहुत मुश्किल से खींच के लाए गए हैं। और सिंस थोड़ा सा मन भी हम सबका दुखी है, घर में एक बहुत क्लोज रिलेशन में एक कोविड डेथ हो गई है, तो हम सब थोड़ा सा परेशान हैं उन चीज़ों को लेके। पर ध्रुव को मैंने रिक्वेस्ट किया कि नहीं, तुम और ब्लॉग बनाओ, थोड़ा सा तुम्हारा मन चेंज होगा, थोड़ा सा तुम्हें अच्छा लगेगा लोगों से बात करके। मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है लोगों से बात करके, आप लोगों से बात करके मुझे हमेशा अच्छा लगता है। मुझे लगता है दिल हल्का हो गया और बहुत क्लोज रिलेशन में है, तो डेफिनेटली मतलब मेरा एक ही सलाह है आपको कि इनसे अनफॉर्चुनेट चीज़ आपकी लाइफ में कुछ हो नहीं सकती। इसलिए ईच डे को ब्लेस्ड डे की तरह जिए और ज़िंदगी को एंजॉय करके दीजिए, जिए। हम में से किसी को नहीं पता उसका दिन कब आ जाएगा। तो अब मैं ध्रुव से रिक्वेस्ट करूँगी, ध्रुव थोड़ा फिल्म मेकिंग के टेक्निकल पॉइंट को बात करेगा आपसे। तो मैं ध्रुव से अब मैं थोड़ा सवाल पूछूंगी। ध्रुव, आज आपको कैसा लग रहा है और आपने क्या सीखा आज के एपिसोड से? और आज के एपिसोड से ये सीखा कि बिट लाउडर। लाइफ बहुत प्रेशियस है, अनप्रेडिक्टेबल है, फ्रजाइल है। ह्यूमन बॉडी बहुत फ्रजाइल चीज़ होती है एक्चुअली। जितना हम स्ट्रांग उसको समझते हैं उतनी स्ट्रांग वो नहीं है और उतना लोड वो नहीं ले सकती। हर किसी की अपनी लिमिटेशंस हैं, चीज़ें हैं। तो हमें बहुत हर चीज़, हर डे को एंजॉय करना चाहिए, हर लाइफ को फुल्ली जीना चाहिए। और जो है लाइफ फुल्ली चेरिश करना। तो ध्रुव से अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि तुमने अपना जो टेक्निकल एक्सपीरियंस लिया फिल्म मेकिंग में, जो लोग फिल्म मेकिंग में जा रहे हैं उनके बारे में ध्रुव थोड़ा नॉलेज देगा आप लोगों को। ध्रुव आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैंडल कर रहा है, तो उसने बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं जो आपके लिए काफ़ी जानकारी हो सकती है उसकी में। तो वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। ध्रुव, अब आप टेक ओवर करें और बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप शूट पे जा रहे हैं या फ्लोर पे जा रहे हैं, जब वंस आपका शूट कमेंस हो गया है, वो सब तो चलिए प्री प्रोडक्शन और ये सब चीज़ें, ये सब तो फंडिंग और अरेंजमेंट और ये सब चीज़ों की गैदरिंग की चीज़ प्रोसेस होता है। बट जब आप एक बार फ्लोर पे चले गए तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपकी फ़िल्म का टेक्निकल एस्पेक्ट। टेक्निकल एस्पेक्ट के लिए जो है, आप जब फ्लोर पे गए हैं, सबसे पहले आप डेली का जो शूट कर रहे हैं, आपकी जो रशेस इकट्ठा हो रही है, जो भी कैमरे से शूट कर रहे हैं, चाहे आप रेड से कर रहे हैं, चाहे आप एरी से कर रहे हैं, चाहे आप F65 यूज़ कर रहे हैं, डिपेंडिंग जो भी आपका कैमरा है, आप उसका जो है शूटिंग के बाद जब आप उसको कन्वर्ट करवाते हैं और जो अपलोड कराते हैं कैमरे की क्लिप को, जिसको हम DIT बोलते हैं, कन्वर्जन, जो आपका ऑन ग्राउंड सेट एक बंदा करता है, तो उस समय सबसे बेस्ट यही होता है कि आप अपना एडिटर पहले से ही ऑन बोर्ड ले आएँ। पहले से ही आपका डिसाइड हो जाए कि आप क्या कहते हैं, आप एविड पे एडिट करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट को, कि आप FCP पे करने वाले हैं जो एडिट पर अपने प्रोजेक्ट को। तो उसी हिसाब से अगर आप DIT कन्वर्जन वाले को अपने पहले ही बता दें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अगर एविड में वो दोनों चीज़ों के लिए फ़ाइल टाइप अलग बनती है, दोनों चीज़ों के लिए प्रोसेस अलग होता है एडिटिंग के लिए। तो अगर आप एविड पे एडिट कर रहे हैं तो आपका जो है रॉ फाइल्स जो होंगी, जो DIT वाला कन्वर्जन करेगा वो MXF में करेगा उसको कन्वर्ट एविड के लिए। और अगर FCP पे कर रहे हैं तो आप MOV करेंगे, क्योंकि FCP MOV लेता है। तो आपका एक बार जो है जब कन्वर्ट हो गया, अगर आपका कन्वर्जन ठीक से हो गया, आपकी रॉ फाइल्स जो है, तो वो प्रोसेस सबसे बेस्ट है अगर अच्छे से निकल गया तो। उसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट स्टेज, जब आप एडिट पे जाते हैं। एडिट पे आपका ऑफलाइन रेडी हो गया है एक बार कंटेंट का, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो कभी भी सबसे पहले जहाँ पे आपने रॉ अपनी DI, आपका जहाँ पे भी DI VFX टाइटलिंग ये सब प्रोजेक्ट का हो रहा है, मास्टरिंग जहाँ से भी आपकी निकलने वाली है, वेदर वो DCP फॉर्मेट है या 2K MOV है या MP4 जो भी है,
वहाँ पे आप जो है क्या कहते हैं, सबसे पहले वहाँ पे अपना ऑफलाइन दीजिए एडिट का, और उसकी रीलिंग कराइए अपनी बेस लाइट पे रीलिंग कराने के बाद तभी आप उसको आगे भेजिए साउंड या किसी भी तरह के साउंड, बीजीएम, मिक्सिंग, साउंड डिज़ाइन के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए। कभी भी आप ऑफलाइन को मत भेजिएगा आगे साउंड डिज़ाइन और उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि वो क्या होती है, जो लैब आपको फाइल देगी और जो ये ऑडिटर का ऑफलाइन होता है, इसमें फ्यू फ्रेम्स का डिफरेंस होता है। और अगर ये फ्यू फ्रेम्स का डिफरेंस आ जाता है आपका वहाँ पे साउंड और वो सब चीज़ों में, फिर तो वो चीज़ आपकी फिल्म को आगे जाके जब आप उसको लैब में देंगे उसका और साउंड और ये सब चीज़ों का आउटपुट लग के, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ें मिसमैच होती हैं जो आपकी फिल्म को ऑफ, आपके प्रोजेक्ट को पूरा ऑफ सिंक कर सकता है। ध्रुव, आपको मैं थोड़ा रोकना चाहूँगी यहाँ पे। आपका अपने एडिटर को लेके क्या एक्सपीरियंस रहा? सुनने में आया कि आपको फिर नए एडिटर, दूसरे एडिटर को लाना पड़ा ऑन बोर्ड अपनी फिल्म कुकी के लिए, जिसको आपने क्रिएटिव प्रोड्यूस किया था। तो पहले वाले एडिटर ने क्या किया था जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम, परेशानी खड़ा हुआ, और आपने उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे हैंडल किया? ज़रा उसके बारे में जानकारी दें जो लोगों के लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। जो कुकी में देखिए, जो हमारे सबसे पहले एडिटर थे, उनने सबसे बड़ी चीज़ पहले की कि उनने एविड में एडिट किया। एविड में आज के टाइम में बहुत फ्यू लोग हैं जो वर्किंग करते हैं, और फीचर फिल्म के लिए हमेशा क्या कहते हैं, FCP इज़ मच बेटर। तो FCP का फुल फॉर्म क्या? फाइनल कट प्रो जो होता है, जो एप्पल का एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है, वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि जो आपका पूरा आजकल फंक्शनिंग है फिल्म इंडस्ट्री की, वो एप्पल की मशीनरी पे चल रही है, एप्पल के सॉफ्टवेयर पे ही चल रही है। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ यूजिंग अ एविड नाउ। वो चीज़ तब ठीक थी कि वो जब एडोब प्रीमियर पे लोग एडिट करते थे, तो एडोब प्रीमियर से चलिए एक और लेवल ऊपर आ गया था सॉफ्टवेयर एविड कर। बट FCP जो है सबसे बेस्ट होता है, सबसे फास्ट होता है, सबसे ईजी होता है, सबसे नॉन कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो सबसे बेटर एडवाइस यही होती है उसी वर्क। तो हमारे जो एडिटर थे उनने लेके जो है क्या कहते हैं उसको एविड पर एडिट किया था, एविड पे एडिट किया। उसके बाद क्या कहते हैं उनने टाइमलाइन उसकी मिसप्लेस कर दी। तो टाइमलाइन मिसप्लेस कर दी तो हमें क्या करना पड़ा, जब हमें पिक्चर को री एडिट पे अपने कुछ चीज़ों को करेक्ट करने के लिए ले जाना पड़ा, तो हमारे पास फाइनल टाइमलाइन ही नहीं थी, विच इज़ अ बिग ब्लंडर। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें FCP पे फिर उसको जो है री एडिट करना पड़ा। हमारे पास केवल रील्स थी, ऑफलाइन रील्स थी, जो हमने आगे लैब में दी थी उसके लिए रीलिंग के लिए। उन्हीं को हमने लेके QT पे लेके हमने रॉ रशेस भी हमारी जो थी वो एविड के हिसाब से MXF में कन्वर्ट हुई थी। तो हमें जो है उनको सबको फिर से MOV में कन्वर्ट करना पड़ा। फिर वहाँ से हमने टाइमलाइन पे FCP पे लेके उन रील्स को ही बीच में कट करके और चीज़ें करके फिर से रीएडिट करके लैब में भेजा। तो आपकी एविड की जो रैशेस थी वो तो FCP पे ओपन नहीं हो रही होंगी, तो आपने कैसे उसको हैंडल किया फिर? नहीं, FCP पे नहीं ओपन होती हैं हमारे पास। मैंने जैसा कहा मेरे पास ऑफलाइन रील थी, केवल रील को हमने इंपोर्ट करके QT पे करके किया। ओके, तो आपको लगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फिल्म लाइन का? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका एडिट की टाइमलाइन मिसप्लेस होना बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता है। और डायरेक्टर को आप कितना ज़रूरी मानते हैं कि उसको टेक्निकली नॉलेज? डायरेक्टर को बहुत इम्पोर्टेंट होता है। डायरेक्टर का काम केवल सेट पे आके ये नहीं होता कि उसने एक्टर से एक्सप्रेशन निकाल लिए या उसने क्या कहते हैं शॉट को कंस्ट्रक्ट कर दिया, नहीं, इट इज़ बियॉन्ड दैट। आज की तारीख में टेक्निकली आपके चीज़ों को डे 1 से करेक्ट रहना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ बहुत छोटी जो चीज़ बहुत छोटी सी लगती है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो जब आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा बहुत छोटी सी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ जो है बन के निकलती है। और कई बार डायरेक्टर्स को, जैसे हमको भी सेट पे लगा था शूट अच्छा निकल गया, लोग कहते हैं शूट बहुत अच्छा निकल गया। आपका शूट कितना भी अच्छा निकल जाए, अगर आपकी एडिट स्टेज में जाके जो है एडिटर ने ठीक से उसको ऑफलाइन रेडी नहीं किया है, एडिट पे ही आपका प्रोजेक्ट जो है अच्छा बन सकता है, ख़राब हो सकता है, दोनों टाइप की चीज़ें हो सकती हैं।
इसलिए बेहतर है आपका एडिटर कायदे का हो, आपका एडिटर अच्छे से काम करना जानता हो, तो आपका मतलब कि अगर हम देखें तो फिल्म मेकिंग में 3 स्टेजेस होती हैं, प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। तो आप तीनों में से किसको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं फिल्म मेकिंग के लिए? मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है दैट इज़ प्रोडक्शन एंड पोस्ट। दो सबसे प्री में, क्योंकि प्री में आप क्या करते हो, प्री में आप केवल रिसोर्स लॉजिस्टिक्स को गैदर कर रहे हो, आप फाइनेंस को अरेंज कर रहे हो, आप चीज़ों के लिए प्रेप कर रहे हो। बट फ्लोर पे जाके आपका क्या कहते हैं, चीज़ें आपकी खासकर जो टेक्निकल एलिमेंट्स हैं उनको करेक्ट रहना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक फ्लोर पे वंस आप फ्लोर से हट गए, आप पोस्ट के प्रोसेस में आ गए, फिर आप किसी भी चीज़ को रीवर्क नहीं कर सकते। अगर आपकी फ्लोर पे कोई मिस्टेक हुई है तो वो आप उसको पोस्ट में बहुत मुश्किल होता है फिर ठीक करना। तो इसलिए प्रोडक्शन में बेहतर है कि आप जो है क्या कहते हैं चीज़ों को बहुत कायदे से हैंडल करें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को जो हैं बहुत कायदे से हैंडल करके और डील करा जाए। दैट इज़ द एस्पेक्ट जिस पे सबसे ज़्यादा ब्रेन और टाइम जाना चाहिए। आपका ओके, आपका ये बताइए कि एज ए क्रिएटिव प्रोड्यूसर कुकी के लिए कितना बड़ा दायित्व था आपको ये रोल निभाना, और आपके आपके आने से कुकी को कितना फ़ायदा हुआ? आई थिंक बहुत डिफ़िकल्ट था, बिकॉज फिल्म्स जो है आई थिंक 70 to 80% इट वॉज ऑफ ग्रिड, ऑफ द ट्रैक। बिकॉज चाहे हम बात करें बीजीएम की, चाहे हम बात करें साउंड डिज़ाइन की, चाहे हम बात करें एडिट की, हर एंगल से जो है, चाहे हम ग्रेड की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ों में जो है इसमें क्या कहते हैं पिक्चर ऑफ ग्रेड गई थी। और इसका बहुत बड़ा क्रक्स पॉइंट था एडिटिंग स्टेज से ही जो है आपका ऑफलाइन का करेक्ट ना होगा। तो आपने फिर कैसे, आपको आपका रोल फिर आपने पूरा टेक ओवर किया सुनते हैं फिल्म को, और आपने फिर इतनी कम उम्र में भी उसको सारा ठीक करके एक बड़ी सक्सेस में, अच्छी सक्सेस में कन्वर्ट किया। आई एम श्योर वो जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होगी। और सुनते हैं आपकी मदर को भी मेडिकल चैलेंज था, तो साइमल्टेनियसली आप सीरियस मेडिकल चैलेंज था तो साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ों को हैंडल कर रहे थे। वो कितना डिफ़िकल्ट फेस था? बहुत डिफ़िकल्ट फेस था इनफैक्ट, क्योंकि टेक्निकल चीज़ ये टेक्निकल काम में ये होता है, बहुत डिटेलिंग वाला काम होता है, इमेंस डिटेलिंग। और ये आर्ट हर किसी के पास नहीं हो सकती। इट्स लाइक कि क्या कहते हैं, जैसे हर आदमी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता इंडिया का, वैसे हर आदमी टेक्नीशियन नहीं बन सकता। इट इज़ अ वेरी डिटेलिंग वाली आर्ट। जो लोगों को लगता है कि अरे यहाँ बैठा ये कर दिया हो गया, बस इससे नहीं होता है। इट इज़ अ वेरी माइन्यूट डिटेलिंग वर्क। जैसे एक न्यूरोलॉजिस्ट को बिहेव करना पड़ता है, इट इज़ लाइक दैट ओनली। अगर न्यूरोलॉजिस्ट आपके कल को ब्रेन सर्जरी कर रहा है और उसमें अगर वो एक वेन गलत काट दे या एक आपका गलत पंचर लग जाए, या तो आपको पैरालिसिस हो सकता है, आप कोमा में जा सकते हो, आप कुछ भी हो सकता है आपके साथ, आप अपनी बॉडी का मोटर फंक्शन लूज़ कर सकते हो। वही तो ऐसे ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं। इट इज़ अ वेरी डिटेलिंग वर्क और बहुत कंसंट्रेशन और फोकस वाला काम होता है। Okay, Dhruv. Before we close down, it is your information is very informative for others. I want to close on one note कि आपने अभी रिसेंटली लक्ष्मी बम देखी, आपका क्या बम फीडबैक है उस फिल्म को लेके, और टेक्निकली आपको कहाँ लगता है कहाँ डायरेक्टर गलत किया? सबसे बड़ा आई थिंक उसका जो ड्रॉबैक था लक्ष्मी बम का, इट वाज कि सबसे पहले तो कि ये लग रहा था कि उस साउथ की फिल्म जो थी जिसकी रीमेक वो बनाई थी वही चल रही है। उसको लग रहा है कि क्या कहते हैं बस वही आपने जो है उसको कुछ और हिंदी में डब करा के कन्वर्ट कर दिया। अगर आपको क्या कहते हैं उसको बैठ के लक्ष्मी बम को वही दिखाना था, रीमेक का कभी भी मतलब ये नहीं होता है कि आप सुनने उसमें में आया है कि कंचना 10 साल पहले की रिलीज है, तो कितने लोगों ने तो 10 साल में उस फिल्म को पूरी तरह से देख लिया, पूरी तरह से देख लिया होगा। वही बात है। और उस फिल्म में सबसे बड़ी चीज़ थी, एक बंगला लेके, एक लोकेशन लेके आप पूरी फिल्म उसी के अंदर बनाए जा रहे हो। कभी भी रीमेक का मतलब ये नहीं होता है कि आप उसमें वेरिएशन नहीं डाल सकते। आप उसमें ऑफकोर्स वेरिएशन डाल सकते हो, अपने क्या कहते हैं अपनी आइडियोलॉजी भी अप्लाई कर सकते हो। उस फिल्म का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि एक तो वो थोड़ी सी टीवी स्पेस में दिखती है फिल्म, बिकॉज ऑफ उसमें चीज़ें जो है वो अक्षय कुमार को लेके जब आप एक हिंदी फिल्म का एक्टर ले रहे हो
उसको हिंदी फिल्म के सेटअप को लेके आपने जो है क्या कहते हैं साउथ के साथ मर्ज करने की कोशिश की है। साउथ के साथ मर्ज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर अब वही कोशिश होती तो मे बी जो ओरिजिनल फिल्म है उसी को डब करा देना वो हिंदी में वॉज अ मच ईजियर ऑप्शन, जैसे बाहुबली के साथ किया था, हिंदी वर्जन उसका बनाया हुआ। ये कंचना का हिंदी वर्जन भी आया है डब होकर करके, तो वही कह रहा हूँ मैं, उसके बाद भी रीमेक क्यों बनाया गया? रीमेक का आपका मतलब होता है रीमेक आप बनाओ, वैसे मत छाप दो एज इट इज, या क्या कहते हैं आप उसको कभी भी आप मेस्टअप नहीं कर सकते। इट वॉज टू मच मेस्टअप। आप लक्ष्मी बॉम्ब को देख के आप कंफ्यूज होता है एक आदमी कि ये हिंदी है कि ये साउथ है कि ये टीवी है कि क्या है, ये नहीं समझ में आता। और फिल्म के टेक्निकली भी आई थिंक बहुत वो लैक करती है, बीजीएम भी इतना बढ़िया नहीं था। आप एक हॉरर कॉमेडी का भी एलिमेंट उसमें नहीं उठ रहा था कहीं पे, जो आई थिंक मज़ा स्त्री में था। स्त्री में एक जो हॉरर और एक सेंस ऑफ ह्यूमर का और जो एक वो सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन था वो इसमें बहुत लैक करता है। इसमें हंसी तो कहीं नहीं आती, किस चीज़ में हंसी आएगी? नहीं फिल्म और सबसे बड़ी चीज़ है लक्ष्मी बम। आप जब लक्ष्मी पिक्चर को टाइटल दे रहे हो तो फिल्म का जो प्रोटोगनिस्ट कैरेक्टर है उसमें आपने इतने सारे किरदार भर दिए हैं, तो प्रोटोगनिस्ट का तो कहीं पे भी दिखने है। प्रोटोगनिस्ट दिखता है पिक्चर के केवल क्लाइमैक्स के 10 मिनट में, उसका तो कुछ वेरिएशन पता ही नहीं चल रहा है। आप सेकेंडली पता नहीं आप जो है क्या कहते हैं जो एक कपल पेयरिंग भी दिखा रहे हो अक्षय कुमार और जो उसकी वाइफ की, दोनों के एज ग्रुप में इतना डिफरेंस है। तो क्रिएटिवली भी चीज़ों में चीज़ें काफ़ी पिक्चर में मुझे लगी जो क्या कहते हैं थोड़ी अप एंड डाउन थी, टेक्निकली भी चीज़ें अप एंड डाउन थी उसमें, तो इतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं थी जितना उसको। 5 में से आप 5 में से कितने स्टार्स दोगे? मैं इसको 5 में से जो है 2 स्टार दूंगा। चलिए तब भी आपने गनीमत कर दिया, 2 स्टार इसको दे दिया। और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दी, और मैं चाहूँगी कि बस ख़त्म करने के ब्लॉग एंड के पहले ये मैं पूछूं आपसे कि आप अपने करियर को किस ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं? आपके अगले एम्बिशंस क्या हैं, अगले प्रोजेक्ट्स क्या हैं? थोड़ा सा। और आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा जो एडेप्शन में जा रही है फिल्म इंडस्ट्री, रीमेक्स में जा रही है, ओरिजिनल कहानियों को बढ़ावा देना चाहिए? ओरिजिनल आई डोंट थिंक पहले तो यहाँ पे अडेप्शन का कोई अडेप्शन वर्ड ही यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा वर्क करता है, क्योंकि अडेप्शन में क्या लोग यहाँ पे उठाते हैं या तो हॉलीवुड से कुछ कॉपी करने की कोशिश करते हैं अडेप्ट करने की, या तो साउथ से। वो चीज़ को आप कभी भी यहाँ पे जो है जनरेट कर ही नहीं पाओगे। द काइंड ऑफ मनी पंप इन हॉलीवुड हैज़ या द काइंड ऑफ फैसिलिटी दे हैव, यू डोंट हैव इट हियर। आपके पास है ही नहीं उस तरह की एडेप्शन और फैसिलिटी, एडेप्शन को कॉपी करने के। तो इससे बेहतर है कि आप अपना ओरिजिनल ही क्रिएट करो और उसमें जो है एक ओरिजिनली टच रखो जो लोग जिससे कनेक्ट करें। आप अब यहाँ पे ऐसे ही बात होगी, स्पाइडरमैन बाहर बन गई थी, जुरासिक वर्ल्ड बनी, आप यहाँ थोड़ी ना बना सकते उस तरह की चीज फैसिलेशन को। फास्ट एंड द फ्यूरियस जैसी फ्रेंचाइज में उनने इतनी गाड़ियाँ बिल्डिंग से गिरा दी थी जो VFX क्रिएटेड नहीं थी, वो CGF नहीं किया गया था, वो एक्चुअली रियल किया है। इतनी इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी गाड़ियों को गिरा देना, वो यहाँ पे आपके पास इतना मनी पावर है ही नहीं कि आप ये क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप बिल्डिंग से यहाँ पे ऐसा लोकेशन हायर कर पाओगे ये काम करने के लिए। तो इट इज़ बेटर यू कंपोज योर ओरिजिनल विच पीपल कैन रिलेट विथ। वेरी गुड। और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? मैं आने वाले प्रोजेक्ट्स तो अभी एक फ़िल्म कर रहा हूँ, फिर एक उसके बाद एक वेब सीरीज़ करूँगा, तो अभी तो आने वाले प्रोजेक्ट्स ही हैं। चलिए ध्रुव, आप टाटा बाय बाय कर दें अपने व्यूअर्स को, और अगले ब्लॉग में हम फिर से मुलाकात करेंगे आपसे। ओके, तो ध्यान रखिए अपना, कोरोना से सेफ रहिए। थैंक यू एंड टेक केयर।